नमस्कार। इस विश्लेषण में स्वागत है। आज हम सीधे उन बुनियादी तत्वों की गहराई में उतरेंगे जो ये तय करते हैं कि एक समाज आखिर अपने सीमित संसाधनों का प्रबंधन कैसे करता है। अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स सिर्फ पैसों और नंबर्स के बारे में नहीं है। ये मुख्य रूप से हमारे द्वारा लिए गए उन चुनावों और फैसलों की कहानी है जो पूरे समाज का निर्माण करते हैं। आज की इस चर्चा के 5 मुख्य बिंदु हैं: दुर्लभता का सिद्धांत, 3 मुख्य आर्थिक प्रश्न, उत्पादन की सीमाएं, आर्थिक गतिविधियों का संचालन और अंत में अर्थशास्त्र के आयाम। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला भाग, सार्वभौमिक समस्या, दुर्लभता और चुनाव। अर्थशास्त्र को समझने का पहला कदम उस एक सार्वभौमिक समस्या यानी यूनिवर्सल प्रॉब्लम को समझना है जिसका सामना छोटे से छोटे और बड़े से बड़े हर समाज को करना ही पड़ता है। चलिए एक छोटी सी काल्पनिक अर्थव्यवस्था पर नजर डालते हैं। यहाँ एक किसान है जिसके पास अपना खेत और अनाज है, एक बुनकर है जिसके पास सूत और कपास है, एक शिक्षक है जिसके पास ज्ञान देने का कौशल है और एक श्रमिक है जिसके पास मेहनत करने की क्षमता है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इनमें से किसी के पास भी अकेले जीवन बिताने भर का सब कुछ नहीं है। सभी को एक दूसरे के स्किल्स और प्रोडक्ट्स की सख्त जरूरत पड़ती है। और यही सिचुएशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को दर्शाती है, दुर्लभता यानी स्केर्सिटी। आसान भाषा में कहें तो हमारी जरूरतें अनंत लगती हैं, पर उन्हें पूरा करने के संसाधन हमेशा सीमित रहते हैं। दुनिया के सबसे अमीर इंसान के पास भी दिन में ध्यान रहे सिर्फ 24 घंटे ही तो हैं। यही वो बुनियादी संघर्ष है जो सभी को आपस में लेन देन करने, जुड़ने और मुश्किल फैसले लेने पर मजबूर करता है, क्योंकि एक ही समय पर सब कुछ पा लेना प्रैक्टिकली नामुमकिन है। दूसरा भाग, 3 मुख्य आर्थिक प्रश्न जिनका जवाब हर समाज को तलाशना ही पड़ता है। अब क्योंकि संसाधन लिमिटेड हैं, इसीलिए किसी भी समाज को ठीक से चलने के लिए 3 बड़े सवालों से निपटना पड़ता है। सबसे पहला, आखिर क्या उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में? खाने पीने की बेसिक चीजें बनाई जाए या आरामदायक लग्जरी आइटम्स? बुनियादी शिक्षा पर जोर दिया जाए या सैन्य हथियारों पर? एक साथ हर चीज को असीमित मात्रा में बनाना तो असंभव है, इसलिए ऑप्शंस वे करने होते हैं और प्राथमिकता तय करनी पड़ती है। दूसरा बड़ा सवाल उत्पादन के तरीके का है, यानी चीजों का उत्पादन आखिर कैसे किया जाए। क्या इसमें इंसानी श्रम यानी ह्यूमन लेबर का ज्यादा उपयोग हो, या बड़ी बड़ी मशीनों का इस्तेमाल किया जाए, या फिर कोई बिल्कुल ही आधुनिक तकनीक अपनाई जाए। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उस देश के पास आखिर कौन से संसाधन आसानी से उपलब्ध है। और तीसरा सबसे जटिल सवाल, ये जो वस्तुएं बन गई हैं, इनका उपभोग आखिर किसके लिए किया जाएगा? कौन इन्हें यूज करेगा? यहाँ बंटवारे, निष्पक्षता और न्यूनतम उपभोग से जुड़े बहुत ही कॉम्प्लेक्स मुद्दे सामने आते हैं। क्या देश के सभी नागरिकों को बराबर हिस्सा मिलेगा या उन्हें मिलेगा जिनकी खरीदने की पावर ज्यादा है? यही वो बेसिक फैसले हैं जो किसी भी अर्थव्यवस्था की रूपरेखा तय करते हैं। आगे बढ़ते हैं तीसरे भाग की तरफ, उत्पादन की सीमाएं और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। अब मजेदार बात यह है कि ये सारे चुनाव बिल्कुल स्ट्रिक्ट मैथमेटिकल बाउंड्रीज के भीतर मौजूद होते हैं। हवा में या जज्बातों में बहकर आर्थिक फैसले नहीं लिए जा सकते। एक ऐसी सिंपल अर्थव्यवस्था का उदाहरण लेते हैं जो सिर्फ मक्का और कपास यानी कॉर्न और कॉटन उगाती है। इस डेटा को देखने से साफ पता चलता है कि किसी एक चीज का उत्पादन बढ़ाने का सीधा सा मतलब है दूसरी चीज को अनिवार्य रूप से कम करना। अगर कपास ज्यादा चाहिए तो मक्का के लिए इस्तेमाल होने वाली जमीन को कम करना ही पड़ेगा। इसे ही हम ट्रेड ऑफ कहते हैं। और यही ट्रेड ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर यानी उत्पादन संभावना वक्र को जन्म देता है। जब एक अर्थव्यवस्था अपने सभी संसाधनों का पूरी तरह और कुशलता से उपयोग करती है तो ये ग्राफ उसके मैक्सिमम कॉम्बिनेशंस को विजुअली मैप करता है। वक्र के अंदर रहने का मतलब है संसाधन बर्बाद हो रहे हैं और इसके बाहर जाना मौजूदा तकनीक के साथ बिल्कुल असंभव है। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट का एक मुख्य लुबाब यह है कि हर एक चुनाव की एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यानी अवसर लागत होती है। ये वो लागत है जो किसी एक चीज को थोड़ा ज्यादा पाने के लिए उस दूसरे ऑल्टरनेटिव की कुर्बानी के रूप में चुकानी पड़ती है। बिल्कुल जिंदगी की तरह ही अर्थशास्त्र में भी कुछ अतिरिक्त पाने के लिए कुछ ना कुछ खोना ही पड़ता है। चौथा भाग, आर्थिक गतिविधियों का संचालन, बाजार बनाम योजनाबद्ध। इन अटल सीमाओं और सख्त नियमों को समझने के बाद अगला सवाल दिमाग में जरूर आएगा कि आखिर इन विशाल संसाधनों के बंटवारे का प्रभारी है कौन? इन्हें एलोकेट कौन करता है?
इसके दो मुख्य तरीके हैं। एक है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, जहां सरकारी अथॉरिटी सभी आर्थिक क्रियाओं की योजना बनाने का काम करती है, और दूसरी तरफ है मार्केट इकोनॉमी, जहां कीमतें खरीदारों और विक्रेताओं की आपसी सहमति से तय होती हैं, और यही प्राइस सिग्नल्स लाखों लोगों के अकेले निर्णयों में बिना किसी दबाव के तालमेल बिठाते हैं। और अब हमारा पांचवा भाग, अर्थशास्त्र के आयाम। इन कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स का अध्ययन आखिर कैसे किया जाता है? इन जटिल आर्थिक प्रणालियों और इनके असरों का विश्लेषण करने के लिए अर्थशास्त्री अलग-अलग इंटेलेक्चुअल लेंसेज का उपयोग करते हैं। पहला है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, जो एकदम न्यूट्रल होकर इस बात का अध्ययन करता है कि मैकेनिज्म्स आखिर फंक्शन कैसे करते हैं। इसके ठीक विपरीत है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, जो ये इवैल्यूएट करता है कि क्या ये परिणाम और आउटकम्स समाज के लिए ठीक है भी या नहीं। आसान शब्दों में कहें तो एक बताता है कि वास्तविकता क्या है, और दूसरा विचार करता है कि बेहतर आदर्श स्थिति क्या होनी चाहिए। इसके अलावा पूरे विषय को स्केल यानी पैमाने के आधार पर भी डिवाइड किया गया है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इस विषय की छोटी इकाइयों पर ध्यान केंद्रित करती है, जैसे किसी एक विशेष बाजार में इंडिविजुअल लोगों, किसानों या कारखानों का व्यवहार कैसा है। वहीं दूसरी ओर मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरे देश की अर्थव्यवस्था का एक मैक्रो लेवल पर या समग्र मूल्यांकन करती है, जिसमें देश का कुल उत्पादन, महंगाई और रोजगार जैसे बड़े और एग्रीगेट आंकड़े शामिल होते हैं। जैसे जैसे हमारा ये विश्लेषण समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, इस बात पर विचार करना बेहद दिलचस्प हो जाता है कि संसाधनों की कमी, चुनाव की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और आर्थिक नियोजन की ये अनयील्डिंग बुनियादी ताकतें आज की आधुनिक दुनिया को आखिर कैसे शेप कर रही हैं। यही तो वो छुपे हुए गियर्स हैं जिन पर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और ग्लोबल ट्रेड चलता है। तो सोचना मजेदार होगा कि हमारे आसपास चल रहा कौन सा आर्थिक चुनाव कल की दुनिया का रुख तय करने वाला है।